हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। हमारा चैप्टर 9 हम पढ़ेंगे आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि है पर्यावरणीय प्रदूषण, कारण और प्रभाव। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सारे ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है वैसे। और प्रदूषण से संबंधित एक क्वेश्चन या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। SCERT की ये बुक है 6, 7, 8 क्लास की, और एक ही बुक पढ़ाई जाती है 6, 7, 8 में इन्वायरमेंट की, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट आता है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा चैप्टर है पर्यावरणीय प्रदूषण, कारण और प्रभाव। लर्नर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमने EVS में पढ़ी हैं, और अब आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ रही हूँ EVS के ऊपर, जो कि 1 घंटे की क्लास होगी। बहुत ज़्यादा टाइम की क्लास नहीं होगी। 1 घंटे में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं 21 मार्च को सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप एनरोल करा सकते हैं। एनरोल कराने के लिए आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाता है, जिसमें आप प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें, PRATIKSHATET। प्रतीक्षा टेट लिखेंगे, उसके बाद नोटिफाई पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल कराएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी ये क्लास मिस ना हो। तो चलिए कल मिलते हैं। ये लाइव क्लास है, बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है। इसके साथ ही द अल्टीमेट प्रिपरेशन रीट लेवल 1 और 2 के लिए भी अनअकैडमी एक कोर्स लेकर आया है, जो कि 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स यानी कि सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, EVS, CDP सभी को पढ़ाया जाएगा। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी के काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज आ चुके हैं CTET के लिए और यूपी टेट के लिए, जिसमें 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो आप अनअकैडमी के कोर्स पर भरोसा कर सकते हैं, और कंप्लीट बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी पर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। जितने भी बैचेस मैंने बताए हैं, आप सभी बैचेस को पढ़ सकते हैं। बस आपको एक बार सब्सक्राइब करना है, और 1 सब्सक्रिप्शन में आप हर बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने के लिए या फिर फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी इस रेफरल कोड के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज ही ज्वाइन करें इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हवा, पानी और मिट्टी जैसे क्या हैं ये तीनों चीज़ें? ये प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे लिए ये तीनों ही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हम जानते हैं कि इनकी स्वच्छता और शुद्धता हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। इनमें हानिकारक पदार्थों को मिलाकर या इनके संतुलित संगठन को बिगाड़कर इन्हें अशुद्ध करते जा रहे हैं, जिनके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे हमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व मृदा प्रदूषण आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनका जीव जगत और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते कि वो परिवर्तन हो और हमारे पर्यावरण को दूषित करें, तो वैसे परिवर्तन जिनका जीवधारियों और अन्य घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्या कहलाया जाता है? प्रदूषण कहलाया जाता है। संसाधित जो हैं, जीवन उपयोगी संसाधन जो हैं, वो भी प्रदूषित हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ प्रदूषण हैं, जिनको हम जानेंगे, जिसमें पहला क्या है? जल प्रदूषण। जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थों की उपस्थिति, जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, क्या कहलाया जाता है? जल प्रदूषण। अब आप देखोगे जो नॉर्मल पानी है
क्लीन पानी आपको लगता है, अगर उसमें कुछ कूड़ा डल जाए या कोई और गंदी चीज़ डल जाए तो क्या आप उस पानी को पियोगे? तो आप बिल्कुल उस पानी को नहीं पियोगे। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, फिर भी वो चीज़ें पानी में मिली हुई हैं और वो हम पी लें तो हमारे शरीर को वो नुकसान देती हैं। तो वही चीज़ें, वही ऐसी अवांछनीय चीज़ें जो जल में मिल जाती हैं, जल की गुणवत्ता को कम कर देती हैं, वही जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का कारण होता है। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? जैसे जल प्रदूषण कहाँ से आ सकता है? उद्योगों द्वारा होता है। विभिन्न उद्योगों और घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदी, झीलों, तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित कर देते हैं। दैनिक क्रियाएं नदी, तालाबों आदि में जैसे कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, सीवेज लाइन का गंदा पानी प्रवाहित करना, ये सभी चीज़ें क्या हैं? जल प्रदूषण के ही कारण हैं। कृषि और कीटनाशक दवाएं, फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाएं वर्षा के जल के साथ नदियों और तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव, प्रदूषित जल का प्रभाव जलीय जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मानव पर पड़ता है और प्रदूषित जल को पीने से बीमारियां हो जाती हैं। जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा के कारण पेयजल के माध्यम से और एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलती हैं। एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की बात हो रही है। दूषित जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जैसे पेचिस किसके द्वारा होता है? पेचिस होता है अमीबा के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइंस में भी आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे और ईवीएस में भी आप सब चीज़ें पढ़ोगे, क्योंकि ईवीएस में साइंस, ज्योग्राफी आप ज़रूर पढ़ोगे। अतिसार क्या होता है? अतिसार किसके द्वारा होता है? अतिसार जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पेचिस इनमें से किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? जिसमें आपका ऑप्शन अमीबा होगा, जीवाणु होगा, विषाणु होगा, हाँ, कवक होगा। तो ये आपको सही आंसर क्या होगा? अमीबा होगा। अतिसार जीवाणुओं द्वारा होता है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। पीलिया किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जिसमें अतिसार, टाइफाइड, हैजा और ये सभी दिया होगा, तब आपका आंसर आपको पता होगा कि सभी जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? ये सभी होगा। एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग, तो एकत्रित जल में मच्छर की प्रजातियां जैसे एडीज मच्छर, एनाफिलीज आदि पनपती हैं। एडीज से डेंगू हो जाता है, एनाफिलीज से मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया जैसे रोगों के ये वाहक होते हैं। जल जनित रोगों से यहाँ पर बचाव दे रखा है कि सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, हर हफ्ते पानी अगर रुका हुआ है तो उसको साफ करें, पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अब यहाँ पर ये चीज़ हम साइंस में भी पढ़ेंगे। आपने अगर साइंस की जो मैंने बुक्स अपलोड की हैं SCERT की, उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो EVS में काफ़ी सारी चीज़ें साइंस की जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं साइंस में, वो सारी चीज़ें EVS में आप पढ़ते हैं। तो मिनीमाटा रोग इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है क्या होता है, किस वजह से ये मिनीमाटा रोग होता है। तो ये मिनीमाटा रोग की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई, इसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर कि जापान देश के कुमामोटी क्षेत्र के कंपनी चिस्सो कारपोरेशन में 1932 से 1968 के बीच पारे को अपशिष्ट के रूप में मिनीमाटा खाड़ी में फेंक दिया गया। जो पारा था उसे वेस्ट समझ के मिनीमाटा खाड़ी में फेंक दिया जाता था। इससे खाड़ी के जो जल था, उसका जो पानी था खाड़ी का, उसमें वो पारा मिल जाया करता था। और ये कहाँ की बात हो रही है? मिनीमाटा खाड़ी की या मिनीमाटा शहर की बात हो रही है। तो जल का प्रदूषण स्तर बहुत अधिक हो गया क्योंकि उस पानी में पारा मिल चुका था। खाड़ी के मछलियों में यह पारा जहर के रूप में प्रवेश कर गया, क्योंकि जो जल था उसमें मछलियाँ थीं और मछलियों के अंदर वो जो पारा था वो चला गया। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए। अब हम बात कर रहे हैं जापान की, तो जापान में मछली खाना एक आम बात है, सभी लोग मछलियों पर निर्भर करते हैं वहाँ पर अधिकतर लोग। तो उन मछलियों को खाया गया
अब जो मछलियों में ये पारा जा चुका था वो पारा किस में पहुंच गया, वहाँ के लोगों में। तो 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर मुंह सुन्न होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का भाव और फालिज जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। यह बीमारी पहली बार मिनीमाता खाड़ी के आसपास रहने वालों में देखी गई। एक नई प्रकार की बीमारी थी, इससे पहले इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं देखी गई थी। अब चूंकि ये मिनीमाता खाड़ी के आसपास रहे लोगों में दिखी, तो इसी कारण इस रोग को एक नया नाम दे दिया गया, मिनीमाटा रोग। अब मिनीमाटा रोग किसकी वजह से होता है, तो पारे की वजह से होता है, ये आप ध्यान रखिए। जल प्रदूषण का नियंत्रण, तो नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, प्रत्येक नगर में वाहित जल शोधन संयंत्र लगाकर और जल से प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करके पानी के जल स्रोतों में जाने दें। अब पढ़ते हैं दूसरा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से धूल, गैस, धुआं व दुर्गंध, तो जितने भी प्रदूषण हैं वो अवांछित तत्वों से ही होते हैं। तो धूल, गैस, धुआं, दुर्गंध ये भी अवांछनीय तत्व हैं जो कि हमारे वायु में मिल जाते हैं, वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाएं कि उससे वायु के मूल गुणों में अंतर आ जाए तथा उससे मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण इसके निम्नलिखित कारण हैं। वाहनों द्वारा वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों द्वारा, उद्योगों में से कई सारी गैसेस निकलती हैं। रासायनिक खाद, इस्पात, सीमेंट व चीनी मिल आदि से निकलने वाला धुआं व धूल के कण वायु में मिल जाते हैं, तो वायु प्रदूषित होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। दुर्घटनाएं जैसे आग लग जाना, कारखानों में गैस का रिसाव हो जाना, विस्फोट होना, पटाखा फैक्ट्री में आग लगना, ये सभी चीज़ें क्या हैं, वायु प्रदूषण का ही कारण है। वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है, वाहनों, कारखानों से विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो सांस द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर दमा, टीबी, एलर्जी और डिप्थीरिया इत्यादि बीमारियां पैदा करती हैं। एसिड रेन, रसायन वर्षा, जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं, तो एसिड रेन भी वायु प्रदूषण के द्वारा होता है। फ्रिज, एयर कंडीशनर से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकल रही है, ये क्या कर रही है, ओजोन परत का क्षरण कर रही है। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, जो यूवी, एबीसी है, उनसे हमें ये बचाता है। वायु में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का निर्माण करती है। इसकी अधिकता भूमंडलीय तापन का कारण बन रही है, जिससे ध्रुवीय बर्फ तीव्र गति से पिघल रही है और बाढ़, सामुद्रिक जलस्तर वृद्धि व तटीय क्षेत्रों के डूबने के खतरे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भोपाल गैस त्रासदी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भोपाल में स्थित अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण के लिए मिक गैस का उत्पादन किया गया। मिक जो है MIC, इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिक गैस का उत्पादन किया जाता था। 2-3 दिसंबर की बात है, 3 दिसंबर 1984 की शीत रात्रि में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट का अचानक से रिसाव हुआ। तो रात की बात है, तो रात में अधिकतर लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे, जिसके कारण वायु प्रदूषण से कुछ घंटों में ही हजारों व्यक्तियों की क्या हो गई, मौत हो गई। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। भारी संख्या में जानवर भी मारे गए। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ, कई बार पूछा गया है। तो मिक यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का। वायु प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण से बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे शहर से दूर स्थापित किया जाए, उद्योगों को और चिमनियों को ऊंचा किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वायु प्रदूषण को बचाया जा सकता है, जिसमें है अधिक से अधिक पौधा रोपण। वाहनों में यथासंभव CNG गैस का प्रयोग करें। फिर है ध्वनि प्रदूषण। आपने अनुभव किया होगा कि विवाह, जुलूस, पार्टी आदि में प्राय लोग तेज ध्वनि में DJ बजाते हैं और इससे कानों में अजीब ढंग का आभास होता है। थोड़ी देर तक धीमी आवाज़ भी ठीक से सुनाई नहीं देती और वास्तव में जब ध्वनि का कानों व मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं और यह ध्वनि प्रदूषण
कहलाई जाती है। और ध्वनि प्रदूषण आप देख सकते हो निम्नलिखित कारणों से होता है। ध्वनि जैसे टीवी, रेडियो, डीजे आदि के तेज ध्वनि के बजाने से, पटाखों की तीव्र आवाज से, प्रकृति में घटने वाली कुछ प्राकृतिक क्रियाएं जैसे बिजली कड़कना, तूफानी हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, किंतु ये घटनाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं, इसलिए इससे इनका दुष्प्रभाव भी कम होता है। कभी कभी होती हैं और डेली होने लगेंगी तो बहुत बुरा असर होगा। ध्वनि प्रदूषण से आंशिक या पूर्ण बहरेपन की समस्या हो जाती है, मानसिक तनाव, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन आदि बीमारियां हो जाती हैं। अधिक शोर में रहने वाले व्यक्तियों में रक्तचाप के बढ़ने व दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक शोर के कारण पशु पक्षियों को भी अपना आवाज़ छोड़कर जाना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप टीवी, रेडियो, डीजे, जो चीज़ ज़्यादा शोर करती हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल हम कम कर सकते हैं। उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करके इनकी पुरानी मशीनों को समय समय पर बदलकर भी ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में वृक्ष भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ ही उन्हें वायुमंडल में विक्षेपित करने में सहायक होते हैं और सड़कों के किनारे लगे वृक्ष वाहनों की आवाज़ को रोकते हैं, बस्तियों तक शोर कम पहुंचाते हैं। अच्छा, ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है उसे डेसिबल कहते हैं। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है। सर्वाधिक ध्वनि किस में होती है, तो सर्वाधिक जो ध्वनि निकलती है वो ज्वालामुखी से निकलती है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। मृदा प्रदूषण की बात करेंगे। मृदा प्रदूषण, मृदा समस्त जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है और कुछ प्राकृतिक व मानव जनित कारणों से जब मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होता है, उसमें कमी आती है, तो उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के क्या कारण है? मृदा प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है। कृषि द्वारा फसलों में रसायन व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषित होती है। घरेलू तथा औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, तांबा, पारा, गंदा जल आदि मृदा में मिलकर इसे प्रदूषित करते हैं। वनों का विनाश वन पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ ही साथ मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। वनों की कटाई से जीव जंतु की कमी व मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी, भूस्खलन, समुद्री तूफान व अम्ल वर्षा द्वारा भी मिट्टी प्रदूषित होती है। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं जिनसे मृदा प्रदूषित होती है। और अगर मृदा प्रदूषित हुई तो फसल भी प्रदूषित होगी, फसल नष्ट हो जाएगी, मृदा का जो पोषण तत्व है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको भी नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए, गंदगी कम की जाए और अधिक से अधिक पौधे रोपण किए जाए। तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के बारे में पढ़ा। ईंधन और बिजली। आज ईंधन और बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। बिजली का प्रयोग अब केवल प्रकाश देने के लिए नहीं बल्कि टीवी, फ्रिज, एसी और अन्य कई बिजली से चलने वाले उपकरण यानी कि मशीनों आदि में किया जा रहा है। कोयला और प्राकृतिक गैस प्रमुख ईंधन हैं जिनका उपयोग अधिकता से किया जा रहा है। हमारे पास में प्राकृतिक ईंधन जो है वो सीमित मात्रा में होते हैं और हम इन्हें तेजी से नष्ट करते जा रहे हैं। ईंधन और बिजली के उपकरणों के अतिशय प्रयोग से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। प्लास्टिक, वर्तमान में प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन का जो उपयोग है वो आप सभी जानते हैं किस हद तक बढ़ चुका है और इस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितना भी आप रोकथाम कर दीजिए पॉलीथीन पर, फिर भी आप कौन सी चीज़ है आज के टाइम में जो पॉलीथीन में पैक्ड नहीं आ रही है। तो लोग बाजार से सामान लेने के लिए झोले के स्थान पर प्लास्टिक की थैली का प्रयोग कर रहे हैं। दैनिक जीवन में अनेक उपयोगी वस्तुएं जैसे डिब्बा, बाल्टी, खिलौने, फर्नीचर, सजावट का सामान प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक व इससे बनी हुई वस्तुएं नष्ट नहीं होती हैं। प्लास्टिक जो है वो कई हजारों सालों में ख़त्म होती है। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन आदि उपयोग के बाद फेंक दी जाती हैं जो नालियों के पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करती हैं और इसे खाकर जानवर भी मर जाते हैं और मिट्टी पर परत बनाकर ये मृदा को भी प्रदूषित करती हैं। तो एक परत जम जाती है तो उससे क्या होता है, जो बारिश का पानी है वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, तो इससे भी मिट्टी को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाता क्योंकि वो प्लास्टिक
उसने एक परत बना ली है। डिटर्जेंट, आजकल विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट यानी कि साबुन, सर्फ आदि, घोल आदि का प्रयोग किया जाता है। ये डिटर्जेंट जल के साथ मिलकर तालाब, नदियों में पहुंच जाते हैं और जल को कैसे करते हैं, प्रदूषित करते हैं। पेंट सामान्यतः वे पदार्थ होते हैं जिनमें दूसरे पदार्थों को रंगने की क्षमता होती है। पेंट बनाने के लिए कई रासायनिक पदार्थ जैसे लेड, सल्फर, नाइट्रोजन आदि का प्रयोग किया जाता है। लेड एक जहरीली धातु है और इस प्रकार के पेंट का उपयोग करने से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये पेंट जल और मिट्टी में मिलकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। आजकल खाद्य पदार्थों में भी रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रशीतक यानी कि फ्रिज की अब बात करेंगे। एसी और फ्रिज जैसे शीत उपकरणों में रासायनिक पदार्थ CFC कार्बन का उपयोग ठंडा करने वाले पदार्थों के रूप में किया जाता है। ये जो गैस है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन को क्षरण करती है। इससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और पराबैंगनी किरणों का मानव और अन्य जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो सर्वाधिक जो पराबैंगनी किरण है 3 प्रकार की होती हैं, A, V और C। सर्वाधिक जो हानिकारक है वो C है। अगर क्वेश्चन आता है तीनों में से सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरण कौन सी है, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, C आएगा। और इनसे कौन बचाता है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है, तो वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्षरण किस गैस के द्वारा हो रहा है, तो वो है CFC के द्वारा। CFC कहाँ से निकलती है, तो ये फ्रिज और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन था ये अब खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। और क्या करना है, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। कोई डाउट है तो अभी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।